Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a lesson that has been taken from the book Beehive. The name of this lesson is On Killing a Tree, written by Jeev Patil. So इस लेसन में हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसको बहुत ही सेंसिटिव वे में लिखा गया है और जीव पाटिल जो कि इसके पोएट हैं वो हमें बताते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं और वो यहाँ पर पेड़ों को कंपेयर कर रहे हैं विद ह्यूमन बींग्स। जैसे आप ह्यूमन बींग्स को मारते हो तो उनके अंदर से ब्लीडिंग होती है, वैसे ही जब आप पेड़ को कट करते हो तो उनके अंदर से सैप निकलता है। और फिर वो ये भी बताते हैं कि हमें इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए पेड़ों से क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि पेड़ को सिर्फ काट देने से पेड़ मरता नहीं है बल्कि उसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही एक पेड़ को मारा जा सकता है। और पेड़ को तब तक मारा नहीं जा सकता जब तक आप उसको जड़ से ना उखाड़ दो। एक पेड़ तब तक डेड नहीं होता जब तक वो अपरूटेड ना हो। So let us start with this poem. In this video session, we people are going to learn the explanation of this poem. We'll learn all the hard words which will come in between, and here I'll tell you the poetic devices of this poem also. Okay, so let us start. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So this is the first paragraph जिसमें हमें क्या मेंशन किया गया है? It takes much time, बहुत समय लगता है to kill a tree, एक पेड़ को मारने में. Here we have a word jab. Jab refers to the sudden, rough or blow. जब आप कुल्हाड़ी से पेड़ को काटते हो तो आप जो हिट करते हो कुल्हाड़ी से पेड़ को उसे आप ब्लो बोलते हो. Then we have the word here leprous hide. Leprous hide means what? Leprous hide means the color of the tree. आप देखते हो कैसे बेरंगा पेड़ होता है, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, कुछ जगह पे डार्क ब्राउन होता है, कुछ जगह पे लाइट ब्राउन सा दिखाई दे रहा होता है, वो उसे आप लेप्रस हाइड बोलते हो. हाइड इज कलर एंड लेप्रस रेफर्स टू द लेप्रेसी जो कि एक डिजीज है जिसमें इंसान के फेसेस पे पैचेस आ जाते हैं अलग अलग कलर के और वो पैचेस उसको बेरंगा कर देते हैं या दोरंगा कर देते हैं, आप बोल सकते हो, राइट? तो यहाँ पर जब आप पेड़ को देखोगे तो पेड़ में भी आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे, राइट? देन वी हैव द वर्ड स्प्राउटिंग लीव्स. स्प्राउटिंग रेफर्स टू ग्रोइंग. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट द राइटर इज सेइंग. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. बहुत समय लगता है एक पेड़ को काटने में. नॉट अ सिंपल chap of the knife will do it. सिर्फ आप एक बार अगर हथौड़ी मार रहे हो उसको या एक बार आप उसको सिर्फ ब्लो कर रहे हो तो सिंपल ब्लो करने से आपका पेड़ मरेगा नहीं. It has grown slowly consuming the earth. और फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वापस ग्रो कर जाएगा. कैसे? वो अर्थ को कंज्यूम करेगा, राइजिंग आउट ऑफ इट. और फिर अर्थ को कंज्यूम करने के बाद वो यहीं से ही उगना शुरू हो जाएगा. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. किसकी क्रस्ट? अर्थ की क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट पे वो फीड करके उनके मिनरल्स ले करके उनसे वाटर ले करके वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर एब्जॉर्ब करेगा वो सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स अगेन. और फिर जहाँ पर उसका ये जो कलरलेस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है या जो मल्टीपल कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ से ही बहुत सारी लीव्स उगना शुरू हो जाएंगी और फिर वापस से वो रीग्रो कर जाएगा. सो इस पूरे पैराग्राफ में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपको पेड़ मारना है और आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक बार पेड़ को काटने से पेड़ मर जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. पेड़ वापस से रीग्रो कर जाता है और उसके रीग्रो करने का प्रोसेस अर्थ ही है.
वो अर्थ से क्या करता है, मिनरल लेता है, फिर उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वाटर पड़ता है, एयर आती है, तो इन सब चीज़ों को वो इनटेक करके वो वापस से बड़ा हो जाता है, वो वापस से फॉर्म हो जाता है, और वो तब तक नहीं मरता जब तक आप उसको काटते ना रहो. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs. Boughs refers to the branches, which if unchecked will expand again to former size. Here, what is the meaning of the word hack? Hack and chop, it means cut roughly by striking heavy blows. अब क्या होता है ना, पेड़ एक हिट में नहीं कट रहा होता है, तो हम जोर जोर से कुल्हाड़ी को मारना शुरू कर देते हैं ताकि पेड़ बहुत अच्छे से कट जाए. सो जब आप बहुत तेज तेज मारना शुरू कर देते हो और आप जब उस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना शुरू कर देते हो, तो भी ये काम भी अकेला पेड़ को खत्म नहीं कर सकता, पेड़ को किल नहीं कर सकता, और ना ही ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा एक पेड़ के लिए. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. अब यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क से क्या मतलब है, जैसे ह्यूमंस में ब्लीडिंग होती है वैसे ही जब आप किसी पेड़ को कट करते हो तो उसके अंदर से एक सैप निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, राइट. तो यहाँ पे ब्लीडिंग बार्क रेफर्स टू दी, उस बार्क के बारे में बात हो रही है, उस ब्रांच के बारे में बात हो रही है जिससे सैप निकल रहा है. वो क्या होता है, धीरे धीरे वो हील कर जाता है टाइम के साथ. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जो सबसे ज्यादा पास वाला पार्ट होता है अर्थ के, विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स. और उसमें से अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरफ से क्या निकलना शुरू हो जाती हैं, लीव्स इन द शेप ऑफ कर्ल. छोटी छोटी सी ट्विग्स, टहनियां निकलना शुरू हो जाती हैं. मिनिएचर बाउस, छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज. और अगर इनको आप काटोगे नहीं तो ये फिर बड़ी होकर के बहुत बड़ी हो जाएंगी और फिर ये एक ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें पोएट ने क्या बताया, हमें पोएट ने बताया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक हिट से पेड़ नहीं मरा तो हम लोग उसको और तेज मारते हैं और जोर से हैक करते हैं, उसको चॉप करते हैं, तो भी ये प्रोसेस भी काम नहीं आएगा. क्योंकि अगर आपने पूरी तरीके से पेड़ को काट दिया और काट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी भी एक पार्ट उसका जो अर्थ से कनेक्टेड है वो तो बचा हुआ है, राइट. तो उसको दर्द नहीं होगा, उसमें से ब्लड जरूर निकलेगा, ये पेड़ ब्लीड जरूर करेगा, लेकिन टाइम के साथ ये हील भी कर जाएगा. और फिर जो सबसे पास वाला पार्ट है इसके ग्राउंड का, उसमें से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी, ट्विग्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. और अगर आपने इन लीव्स को, इन ब्रांचेस को काटना नहीं शुरू किया तो फिर ये बड़ी होकर के एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाएंगी. गॉट इट. तो अभी तक हमें जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है एक पेड़ को किल कर देना, मार देना. फिर वो कहते हैं नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अब अगर आपको पेड़ को खत्म करना है, उसको मारना है, तो आपको उसकी जड़ों पर वार करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, आपको उसे अपरूट करना पड़ेगा. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज टू बी रोब्ड, tied and pulled out, snapped out. Now see, anchoring earth refers to the trees are held securely with the help of the roots in the earth. अब पेड़ अगर खड़ा है जमीन के ऊपर तो वो इसीलिए खड़ा है क्योंकि उसकी जड़ों ने बहुत अच्छे से जमीन को पकड़ करके रखा है, राइट. That is known as anchoring earth. It is holding earth, right? तो अगर आपको पेड़ को काटना है और आपको ये सोचना है कि पेड़ मर जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर किसी पेड़ को मारना है तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उसकी अर्थ से उसको अलग करना पड़ेगा, उसको आपको रोब्ड करना पड़ेगा, रस्सी बांधनी पड़ेगी और उसको अच्छे से टाई अप करना पड़ेगा. फिर उसको आपको खींचना पड़ेगा और पूरे खींचने के बाद उसको जोर से निकालना पड़ेगा. तब जा करके आप एक ट्री को जमीन से अलग कर पाओगे और उसे खत्म कर पाओगे.
राइट तो पोएट हमें इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। अगर आपको किसी पेड़ को मारना है तो आपके लिए जो बेस्ट काम है वो ये है कि आप एक पेड़ को जड़ से उखाड़ो। अगर किसी की भी लाइफ को किल करना है तो उसकी जड़ पे वार करो, और जब आप उसकी जड़ पे वार करते हो तो वो खत्म हो जाता है, और उसमें बहुत मेहनत लगती है। जब पेड़ को अपरूट करना होता है तो उसको रस्सी बांधनी पड़ती है, उसको अच्छे से टाई अप करना पड़ता है, उसे खींचना पड़ता है और बहुत तेज से जोर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट इट सेज और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Now, what a writer is saying. अब आपको क्या करना है, इसको जोर से खींचना है और पूरा खींचना है, और pulled out entirely का मतलब क्या है, पूरी तरीके से आपको उसको बाहर खींचना है। Out from the earth cave. Earth cave क्या है, ये जो पेड़ है वो किस गुफा में छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है अर्थ की गुफा में। और जब आप उस पेड़ की जड़ों को उस अर्थ की केव से बाहर निकाल देते हो, तब जा करके जो पेड़ होता है उसकी स्ट्रेंथ को आप खत्म करते हो। और जब आप इन रूट्स को देखोगे तो आपको ये वाइट कलर की दिखाई देंगी और ये गीली होंगी। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है एक पेड़ का, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी फॉर्म हुई हैं, ये सालों से इस जमीन के अंदर जमावड़ा बनाए हुई हैं और सालों से इस जमीन के अंदर दफन है। सो इस पैराग्राफ में हमें पोएट क्या बता रहे हैं कि पेड़ को आपको पूरी तरीके से जोर लगा करके खींचना पड़ेगा, और जब वो अपनी केव से बाहर आएगा तो आप उनकी जड़ों को देख सकते हो जो कि आपको व्हाइट कलर की दिखाई देंगी, जो बहुत सेंसिटिव हैं और जो सालों से जमीन के अंदर छुपी हुई हैं, जिन्हें किसी ने नहीं देखा, जो पूरी तरीके से एक पेड़ को होल्ड किए हैं। राइट फिर पोएट क्या कहते हैं, Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. फिर वो आगे का प्रोसेस बताते हैं। Scorching and choking का क्या मतलब है? The drying up of the tree after being uprooted. अब जो जड़ें थी वो वाइट कलर की थी, वो वेट थी, वो गीली थी, लेकिन अभी भी पेड़ मरा नहीं है, अभी भी पेड़ डेड नहीं हुआ। अब ये सामना करेगा धूप का, तपती हुई धूप का, और उस तपती हुई धूप में जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी और जब उन रूट्स में से वो जो वेट वाला पार्ट है, जो उसकी नमी है, वो खत्म हो जाएगी, जब वो पूरी तरीके से सूख जाएगी सन और एयर की वजह से, तब वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, तब वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, तब वो हार्ड हो जाएगी, तब वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो विदर करेगी। विदर का मतलब होता है मुरझाना, मुरझा जाएगी। तब जा करके पेड़ का काम कहीं तमाम होगा, तब जा करके पेड़ एंड होगा। राइट सो हियर पोएट इज सेइंग व्हाट, कि अपरूट होने के बाद भी देयर इज समथिंग व्हिच इज लेफ्ट, उसको वापस सामना करना पड़ेगा धूप का, हवा का, जिससे अलग अलग प्रोसेस स्टार्ट होंगे, जिसमें रूट की हार्डनिंग होगी, वो ट्विस्ट कर जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और तब जा करके एक पेड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से क्लियर होगी। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पोएम। तो ये आपने जैसे कि देखा कि बहुत ही सेंसिटिव पोएम है, और पोएट हमें यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में हमें ये काम करना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ काटने से आप पेड़ को डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो दिस इज नॉट ट्रू। पेड़ को काटना है, अगर उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो उसे अपरूट करना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लगता है और वो बहुत ही मुश्किल काम है। राइट नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे द लिटरेरी डिवाइसेस और द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाली लाइन, तो उसमें आप देखो ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग, वाटर, हाइड, लीव्स। इस पूरी लाइन को अगर देखोगे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी राइम नहीं है। दैट मीन्स आप सिंपल कह सकते हो दिस पोएम इज अ फ्री वर्स। एक ऐसी पोएम जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी राइम नहीं होता, तो वो फ्री वर्स कहलाती है। राइट ओके नाउ
अब अगर आप देखो तो यहाँ पर पोएट ने लेप्रस हाइड बोला है कटे हुए पेड़ को, यानी कि जब आप एक पेड़ को काटते हो, राइट, ये पेड़ है, इसको काटते हो तो यहाँ पे ये डार्क ब्राउन कलर का है लेकिन अंदर से ये लाइट ब्राउन कलर का है। तो मैंने आपको बताया था कि लेप्रेसी एक बीमारी होती है और हाइड रेफर्स टू दी कलर ऑफ द ट्री, राइट। तो यहाँ पे आप एक कटे हुए पेड़ को एक पैच्ड चेहरे से कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज मेटाफर when you do the comparison of two unlike things। ठीक है, एक ऐसा चेहरा जो कि विटिलिगो का शिकार हो चुका है, जो कि लेप्रेसी का शिकार हो चुका है, और उस चेहरे को कंपेयर किया जा रहा है कटे हुए पेड़ के साथ, राइट। अब इस पोएम में अगर आप पूरी तरीके से देखो तो एक और फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एंजैबमेंट। और मैंने आपको एंजैबमेंट बताया है कि क्या होता है जब आपको एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाए जिसमें सेंटेंस उस लाइन में ना एंड होकर के सेकेंड लाइन में कंटिन्यू करे, दैट इज कॉल्ड एंजैबमेंट। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें एंजैबमेंट का इस्तेमाल हुआ है, और यही नहीं, इस पूरी पोएम में ही एंजैबमेंट का इस्तेमाल हुआ है। जैसे आप ये भी देख सकते हो, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका जो है वो एंजैबमेंट शो कर रहा है। गॉट इट? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहला फ्री वर्ड्स पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि मेटाफर का इस्तेमाल किया जा रहा है लेप्रस हाइड में, और उसके बाद फिर एंजैबमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है इन दिस लाइन and the further line in the last, right? Now let's see this। इसमें भी अगर आप देखो, so hack and chop but this alone won't do it, ये आप एंजैबमेंट कह सकते हो, ये भी आपको पूरे उसमें दिखेगा, पूरी पोएम में दिखेगा। Now look at this also, right? ये भी आपका एंजैबमेंट है। Miniature bows which if unchecked will expand again to former size, तो ये पूरा आप कह सकते हो this is enjambment, right? और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो there is no rhyme, which is a free verse। Now again, if you look at the very important part of this again, here bleeding bark, b b sound, this is known as alliteration। जब आपको vowel छोड़ करके like a e i o u ये छोड़ करके जो बचे हुए letters होते हैं आपके, that are known as consonants। और अगर आपको consonant letters का repetition दिखाई दे रहा होता है in the starting of the words, तो आप बोल सकते हो कि वो alliteration है। सो यहाँ पे ब साउंड का रिपीटिशन दिखाई दिया है, तो दिस इज alliteration। देन इसी में ही आपका मेटाफर का भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? ब्लीडिंग बाग, यहाँ पे पेड़ को ब्लीड करता हुआ दिखाया गया है। तो ब्लीड एक्चुअली, ब्लीडिंग इज अ प्रोसेस विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग, राइट। ब्लीडिंग इंसानों के अंदर होती है, पेड़ों के अंदर नहीं। ब्लीड को कंपेयर किया जा रहा है विद द सैप ऑफ द ट्री, राइट। तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है, बार्क को ब्लीड करता हुआ दिखाया गया है। सो दो अनलाइक चीजों का अगेन कंपैरिजन हो रहा है, तो दिस इज नोन एज मेटाफर। सो हियर ब्लीड रेफर्स टू दी सैप। गॉट इट? नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी विल लुक फॉर द अनदर पार्ट, दैट इज, अब आप इस पूरे पार्ट में देखो, अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एंजैबमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, राइट। लुक एट दिस, इट्स टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, राइट, दिस इज एंजैबमेंट। Here we can also see that this one, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth, this is also enjambment, right। और आप यहाँ पर ये वाइट और वेट को बोल सकते हो कि यहाँ पर alliteration का इस्तेमाल किया गया है। ओके, दिस इज alliteration। व्हाट आई सेड एज alliteration, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का आपको repetition दिखाई दे रहा होता है, तो दैट इज नोन एज alliteration, राइट। इसमें भी आप देखेंगे वापस आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अगेन enjambment। ओके, बिकॉज आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन द मैटर of scorching and choking in the sun and air, browning and hardening, twisting and withering, and then it is done। So this is enjambment। और अगर आप ये देखोगे then और the, you can also say this कि यहाँ पर आपका alliteration का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सो आई होप माई डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी with the literary devices also. Now I'm going to end this session. If you people really like the session, do not forget it to like it and to share it among your classmates. And apart from this, if you are new here, do subscribe our channel so that आपको classes की notification easily मिलती रहे. Thank you. Bye bye.